हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की जो यूपी पीजीटी है टीजीटी का जो पीजीटी का एग्जाम तो आप लोग का अक्टूबर में ही होने वाला है। साथ में एटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आई हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग करें। अभी रिसेंटली आप लोग का डी++ में जो एग्जाम होने वाला है पीजीटी कॉमर्स का, उन सभी के लिए आप लोग की एक कंबाइंड वीडियो रहेंगी। ये प्रैक्टिस सेट रहेंगे जिसमें कि आप अपने कॉमर्स के जो बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आते हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इसके लिए रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, जो डी++ के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे भी पेपर्स या क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि आप ये देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। अपहृत अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। यानी कि जो शेयर्स जो होते हैं फॉरफिटेड यानी कि हड़प कर लिए जाते हैं। जितनी भी जैसे कि 10 रुपए का कोई शेयर है तो पूरे 10 रुपए एक साथ तो लिए नहीं जाएंगे, अलग अलग उस पे लिए जाते हैं। एप्लीकेशन मनी कुछ रहेगी आप लोगों की, जैसे कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपए हो गई, अलॉटमेंट मनी रहती है, मान लीजिए 3 रुपए हो गई तो 5 रुपए ये हो गए। बचे आपके फर्स्ट कॉल हो जाएगी, सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल्स करना चाहें आप कर सकते हैं। तो बाकी कॉल्स में जितने पैसे माँगे गए हैं, उसको अगर नहीं दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है, उसका हड़प कर लेती है। तो वहाँ पर उन हड़प किए गए अंशों को दोबारा से रीइश्यू अगर किया जा रहा है, तो वहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है रीइश्यू करने में। वैसे तो डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, पहले के टाइम में हम शेयर्स को इश्यू कर सकते थे डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर या फिर जो उसकी मेन वैल्यू है उसके ऊपर। लेकिन अब आप सिर्फ़ जो शेयर्स हैं उनको सिर्फ़ या तो प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं या तो जो उनका अंकित मूल्य है उस पर इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो रीइश्यू होता है वहाँ पर हम डिस्काउंट पर उसे रीइश्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफ़रेंस ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दोनों ही तरह से आपका बन सकता है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू पर प्रॉफिटेड शेयर्स में, उसको हम कहाँ पर डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट में। तो उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। तो जब आप हरण करेंगे तो वहाँ पर जितना अमाउंट जो होता है दे दिया जाता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी है शेयर होल्डर ने, तो ये 5 रुपए से क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा फॉरफीचर अकाउंट को और यहाँ पर जितना डिस्काउंट होगा उससे डेबिट कर दिया जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ये आपकी एंट्री होती है। आइए देख लीजिए एक बार एंट्री भी। यहाँ पर इसकी जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपके रीइश्यू की एंट्री होती है। जब रीइश्यू हम कर रहे होते हैं शेयर्स को तो वहाँ पर इसकी एंट्री जो होती है वो इस तरह से की जाती है। तो वहाँ पर जितने का होगा, जितना मिला है वो बैंक अकाउंट में चला जाता है, जितने का डिस्काउंट है बैंक फॉरफीचर में, टोटल अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से एंट्री की जाती है। एंट्री को भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Goods worth ₹500 have been taken by the proprietor for his personal use for which no entry has been passed in the book. This is an स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के हेतु 500 रुपए की सामग्री ली गई थी जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया है। ये क्या है? एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन। तो यहाँ पर एरर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं तो ध्यान में रखिएगा। एरर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कंपनी थी, उसका जो ओनर था, स्वामी था, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 की क्या ली है, सामग्री ले ली है, गुड्स ले लिए हैं। लेकिन उसको अपनी जो बुक्स है उसमें नहीं दिखाया। जबकि आप जो ड्राइंग्स करते हैं, इस तरह जब आप निकाल रहे होते हैं, चाहे वो आप कैश निकालें या गुड्स निकालें, दोनों को ही क्या कहा जाता है, आहरण कहलाता है। उसे हम ड्राइंग कहते हैं और ड्राइंग्स को अकाउंट में दिखाया जाता है। अगर आपने नहीं दिखाया तो किस तरह की त्रुटि है, वो आपकी किस टाइप की त्रुटि हो जाती है, तो वो आपकी चूक की त्रुटि है, एरर ऑफ ओमिशन है। सैद्धांतिक त्रुटि या प्रिंसिपल की त्रुटि तो तब होती कि गलत जगह दिखा दिया जाता, गलत तरीके से दिखा दिया जाता, तो आपकी सैद्धांतिक त्रुटि होती। क्षतिपूरक कंपनसेशन तो तब होता है कि एक तरफ बढ़ा दिया, एक तरफ घटा दिया, तो आपस में कंपनसेशन हो जाता है, वो भी नहीं कहेगी। नहीं आपकी कमीशन की त्रुटि है, क्योंकि लेखे की त्रुटि तब होती है जब आपने कुछ लिखने में से 500 का है, आप 5000 कर देते या 50 कर देते, तो वो लेखे की त्रुटि हो जाती। तो यहाँ पर चूक की त्रुटि, क्योंकि आप भूल गए, दिखाना ही रह गया, तो वो आपकी एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
कि जब प्रारंभिक लेखे में ही कुछ लिखना छूट जाता है, जर्नल बनाते टाइम ही आपका कुछ लिखने से कोई एंट्री रह जाती है, तो एरर ऑफ ये जब प्रारंभिक लेखे में लिखने से ही कोई चीज रह जाती है तो वो किस तरह का एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज इन कैश बुक आर मेड व्हेन, यानी कि जो रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है कब की जाती है, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो कब की जाती है कैश बुक में, ये क्वेश्चन कह रहा है। पेटी कैश बुक इज मेंटेन जब लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही रखी जाती है। सिंपल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जब सामान्य रोकड़ बही रखी जाती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन जब आपकी 3 खानों वाली, यानी कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ये 3 खानों वाली जो है आपकी कैश बुक रखी गई, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सारे पॉइंट ही सही है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री जब की जाती है, उभयनिष्ठ कहें या आपकी प्रति प्रविष्टि कहें, तो ये की जाती है तब जो आपकी 3 कॉलम की कैश बुक रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जब हम 3 कॉलम की रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाएगी जब किसी लेन-देन का प्रवाह रोकड़ बही के दोनों खातों को, एक में रोकड़ था दूसरे में बैंक को, यानी कि दोनों ही अकाउंट को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बैंक भी और रोकड़ भी। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि एक अलग से बनाया जाता है इसीलिए कि दोनों को जो है आपस में मिलाया जा सके। तो अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं और उसका एक अक्षर से डिनोट भी किया जाता है, वो आपका सी अक्षर होता है, जिससे कि सी फॉर कॉन्ट्रा हो जाएगा, जिससे कि याद रहे कि ये दोनों, इसकी 2 बार एंट्री की गई उभय पक्ष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हायर परचेज सिस्टम द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट इक्विवेलेंट इज। क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहती है कि मूल्य की गणना हेतु कौन सा सूत्र होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है कि अगर हायर परचेज सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं, 2 सिस्टम होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट वाला होता है, एक हायर परचेज होता है। तो अगर हायर परचेज का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉक की वैल्यू को एट कॉस्ट इक्विवेलेंट आप किस तरह से निकालेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे इसको हम निकालते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस। यहाँ पर इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे रखी है, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन इस तरह से रहेगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनटू कैश प्राइस। ये तरीका होता है इसको निकालने का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर्स आर। अंश अधिपत्र निर्मित किया जा सकता है जबकि अंश फुली पेड हो, पार्टली पेड हो, लॉस्ट हो, नन ऑफ द। तो शेयर वारंट होता है उसको हम कब इशू कर सकते हैं, या तो अंश अधिपत्र कहा जाता है इसे हम कब निर्मित कर सकते हैं। इसे तभी निर्मित किया जा सकता है जब आपके जो शेयर्स होते हैं वो फुली पेड अप होते हैं, यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर है और आपने पूरे 10 रुपए क्या किए हैं, कंपनी को चुका दिए हैं, पे कर दिए हैं, तभी आप इसको शेयर वारंट आपको जारी होगा। तो एक आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। होता क्या है, तो अंश अधिपत्र शेयर वारंट का निर्माण केवल फुली पेड अप शेयर्स पर ही होगा। जो शेयर वारंट्स का ओनर होता है, स्वामी होता है कंपनी का, वो सदस्य नहीं होता, परंतु अंतर नियमन के अनुसार कंपनी का सदस्य बन सकता है, वो चाहे तो कंपनी का सदस्य बन सकता है। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से, यानी कि आप ये ट्रांसफरेबल होते हैं इजिली एक से दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन निजी कंपनी जो होती है इसका निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को, उसके शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं इजिली, इसलिए निजी कंपनी इसको जारी नहीं करती है। इसमें लिखित अंशों को संचालकों के योगदान अंशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अलग अलग होते हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपेल इज ए गत्यवरोध द्वारा साझेदार होता है। पार्टनर विद लिमिटेड पावर, सीमित अधिकार वाला, नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का, स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि निर्दालु, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर जो कि मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो यहाँ पर पार्टनर बाय स्टॉपेल जो होता है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा कि स्पेशल कुछ सिचुएशंस ऐसी होती जिसमें वो साझेदार मान लिया जाता है, कुछ स्पेशल विशेष परिस्थितियों में वो साझेदार मान लिया जाता है, पर एक्चुअल में वो साझेदार नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या इस तरह से समझ सकते हैं कि वो इस तरह का कुछ बिहेव करता है ओरल या फिर रिटन में, कि जिससे कि ये माना जा सके या इस तरह से मुझे दिखे कि वो पार्टनर है कंपनी का, बट एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। तो वहाँ पर वो साझेदार क्या कहलाता है, आपका पार्टनर बाय स्टॉपेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब एनी ऑफ द पार्टनर इज
फ्रॉम एनिमी कंट्री, कोई एक साझेदार शत्रु देश का होगा। एस्टैब्लिश्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड व असीमित समय के लिए स्थापित हो। देयर आर 7 पार्टनर्स, उसमें 7 साझेदार हो। रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, उसका निबंध साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हो। तो पार्टनरशिप जो होती है वो कब इलीगल मानी जाएगी यहाँ पर, मतलब अवैध है, वैध है ही नहीं। क्योंकि वैसे तो आपको पता ही होगा जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं होता है, पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है। आप चाहें तो रजिस्टर्ड कराएं और ना चाहें तो ना कराएं। लेकिन जो आपकी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी होती है उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि किस तरह की साझेदारी पूछी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप की बात हो रही है तो उसको रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन इलीगल वो हो सकती कब होगी, अगर उसमें कोई पार्टनर ऐसा है जो कि एनिमी कंट्री का होगा, शत्रु देश का होगा, तो वो जो फर्म होती है वो इलीगल हो जाती है। एस्टैब्लिश्ड अनलिमिटेड पीरियड, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, असीमित दायित्व समय के लिए भी हो सकती है। 7 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम तो आपको पता ही है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, 2 होते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, पूरी तरह से वॉलंटरी होता है। तो एक तरह से क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ जिसमें अवैध माना जाता है जो एक फर्म होती है उसको, कि अगर कोई एक साझेदार शत्रु देश के यानी कि एनिमी कंट्री का रहेगा पार्टनर, 2 से कम अथवा 50 से अधिक साझेदार यानी कि 50 से ज़्यादा आपके अगर पार्टनर्स हो गए, कुछ परिस्थितियों में ये संख्या बढ़ाकर 100 भी की जा सकती है, वरना ऐसे जनरली इसमें 50 ही माना जाता है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, तो 50 ही है, लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार बढ़ाकर इसको 100 भी कर सकती है। फिर आ जाता है एक को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा साझेदारी के समापन की घोषणा किए जाने पर, उद्देश्यों के अवैध हो जाने पर, साझेदारी फर्म श्रम हित व राष्ट्र हित के विरुद्ध हो जाए, या फिर साझेदारी का संचालन अयोग्य व्यक्ति जैसे कि पागल या फिर आवेश के द्वारा किया जाए। तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जबकि फर्म क्या होगी, इलीगल मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not included in the memorandum of association? इनकित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता है? पार्षद सीमा नियम क्या होता है? एक कंपनी जो रजिस्टर्ड हो रही होती है, रजिस्टर्ड कराई जा रही होती है, तो वहाँ पर उसके लिए कुछ उसको पेपर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो तैयार करने होते हैं, उसी में एक आ जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में MOA भी बोला जाता है। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सीमा, ये कंपनी की एक सीमा डिसाइड करती है कि इसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। इसमें कई वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं होता, नेम कॉज, जुरिडिक्शन कॉज, क्षेत्राधिकार वाक्य, ऑब्जेक्ट कॉज, लायबिलिटी कॉज। तो इसमें से कौन सा कॉज जो है वो शामिल नहीं होगा, तो नेम कॉज भी होता है जहाँ पर नाम होगा, किस उद्देश्य से बनाई गई ये भी होता है, दायित्व क्या है ये भी होता है, या नहीं होता इसमें क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं होता। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं एक बार वो देख लीजिए। 6 वाक्य होते हैं इसमें। कंपनी का नाम वाक्य जहाँ पर नेम कॉज होता है, जिसमें कि बताया गया होता है कि कंपनी का नाम क्या है, किस तरह की लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका उद्देश्य वाक्य यानी कि किस पर्पज से बनाई गई है, क्या काम करेगी, लायबिलिटी किस तरह की है, कितनी कैपिटल से बनाई गई है, साथ में उसका संघ वाक्य। तो ये 6 वाक्य होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following feature is not present with partnership form of organization? इनकित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, असीमित दायित्व, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट, एक समझौते द्वारा सृजन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ऐच्छिक पंजीकरण। तो क्या कह रहा है कि साझेदारी संगठन जो होता है उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती, या कौन सा इसमें से फीचर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला एक पॉइंट दे रहा है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं होता। अगर साझेदार उसमें से दिवालिया हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जबकि कंपनी में कोई भी मेंबर आता है जाता है, उसका कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाला जो फीचर है ये कंपनी का है, ना कि पार्टनरशिप का है। तो ये वाला आपका पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप और भी फीचर्स इसके देख सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ वैधानिक लक्षण है, कुछ सामान्य लक्षण है। वैधानिक लक्षण जो है वो देखते हैं। तो इसमें मिनिमम क्या होते हैं, 2 होने चाहिए पर्सन। यहाँ इनका जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। समझौते द्वारा साझेदारी का सृजन, आपस में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है।
पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के उद्देश्य से जो बनता है वो आपकी साझेदारी नहीं कहलाती है। जो उद्देश्य के जो है उससे बनते हैं, क्या लाभ होना चाहिए, जो आपके बिना लाभ का उद्देश्य होता है, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं वो। तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। कारोबार के लाभों को आपस में बाँटना, उसका जो प्रॉफ़िट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। शेयर कैसे करना है वो आपस में पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करेंगे या नहीं बनाएँगे तो फिर आपस में कुछ न कुछ उनका रहेगा। तो बराबर उसमें डिवाइड करते हैं, दोनों ही तरह से रहता है। फिर एक साझेदार फर्म का एजेंट या स्वामी होता है, यानी कि जो भी पार्टनर कोई भी काम करता है वो पार्टनरशिप की तरफ से ही करता है। बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए उतने ही उत्तरदायी या फिर ये कहिए कि लायबल होते हैं। फिर आ जाते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होंगे? असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इसमें तो आपके 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पर बात एक नॉर्मल साझेदारी की जा रही है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या रहेगा। फिर आ जाता है कि कार्य संचालन सभी या एक के द्वारा, कोई एक भी कर सकता है, मिलकर सब भी कर सकते हैं। अलग से अस्तित्व नहीं होता, फर्म का कोई निश्चित नाम, आप एक फर्म जो होती है उसका जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, तो एक नाम तो होगा ही। आपस में उनमें एक ट्रस्ट होना चाहिए। व्यक्ति ही साझेदार, कोई कंपनी साझेदार नहीं बन सकती, व्यक्ति ही होते हैं। एक-दूसरे के हित का हस्तांतरण इसलिए नहीं होता इसमें। स्वैच्छिक पंजीकरण संगठन, यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी होता है। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय व्हिच लॉ द फर्म इज वर्किंग। निम्नांकित तालिका से ज्ञात कीजिए कि फर्म किस नियम से कार्य कर रही है। यहाँ पर यूनिट दे रखी है इनपुट की और यहाँ पर साधन की इकाइयाँ दे रखी हैं। तो यूनिट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5th है। यहाँ पर आपके साधन की इकाइयाँ हैं, 10 है, 25 है, 50 है, 85 है, 135 है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो उत्पत्ति है उसका कौन-सा नियम लग रहा है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 10 थी इकाइयाँ, यहाँ पर अब आपकी क्या हो गई हैं, 15 ऐड हो गई हैं, उसके बाद कितनी बढ़ गई हैं, 25 हो गई हैं, फिर देखिएगा 35 हैं, उसके बाद क्या है, ये बढ़ती ही जा रही हैं आपकी आगे, क्योंकि ये आपकी क्या हो रही हैं, एक तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, तो कौन-सा नियम यहाँ पर लागू होता है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो जाता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसके आगे भी दे रखा होता आपके 135 था, 135 के आगे दे रखा होता अगर कि 7वीं उसने अभी तक जितनी है अगर उसने आगे 6 वाली लगाई, उसके बाद ये 135 ही आया, उसके बाद उसने 7th लगाई, तो उसके बाद आगे से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, ये घटता चला जा रहा है। तो यहाँ तक क्या होता, जहाँ तक उसके सेम ही आ रहा था 135 तक, तो ये समता नियम हो जाता। ये आपका समता नियम हो जाता और उसके बाद जब ये घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये ह्रास नियम हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है टेबल आगे तक आपकी दी जाए, तो किस तरह से टेबल दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बढ़ती है, फिर धीरे-धीरे आपकी एक जहाँ पर रुक जाएगी, उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड इफ Q1 20,000 हो, Q2 25,000 हो, P इज इक्वल टू 10 हो और P2 क्या हो, 8 हो। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, मांग की कीमत लोच आपको बतानी है, अनुपातिक रीति से कितनी होगी। तो यहाँ पर आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताना होगा कि कैसे इसको निकाला जाता है, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है आपका Q2 माइनस Q1 हो जाएगा अपॉन में Q से क्वांटिटी हो जाएगा, P से आपका प्राइस हो जाता है, P2 माइनस P1 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा P1 अपॉन Q1। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसी में आपको इनपुट करके सॉल्व कर लेना है। तो इनपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 हमारा कितना दे रखा है, जो वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी Q2 में दे रखी है 25,000 की, लिख लीजिए, माइनस हो जाएगा 20,000 का। अपॉन में क्या आ जाएगा, प्राइस जो दे रखा था, तो प्राइस आपका कितना दे रखा है, 8 दे रखा है और माइनस में 10 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 10, अपॉन में आ जाएगा 20,000। तो जिस तरह की इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 5,000 का, अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर आपका ये माइनस भी लगा रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये माइनस लगा रहता है साथ में, इसको ध्यान में रखिएगा, इनटू हो जाता है यहाँ पर 10 अपॉन 20,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर सीधे
आप डिवाइड भी कर सकते हैं या जो है मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका 50 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 40। कैसे सॉल्व किया? ये 3 बार चला जाएगा, यहाँ पर ये 4 टाइम जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 टाइम जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये 0 नहीं रहेगा, ये 0 हट जाएगा, तो भी पूरा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 0 नहीं रहेगा। अब इसको बाद इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1.25 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो आपका फॉर्मूला है, इसमें रख कर ही आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आपने जहाँ पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, वहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, उसको अलग से नोट कर लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और तो आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक समस्या नहीं है? अनलिमिटेड वांट्स यानी कि असीमित आवश्यकताएं, चॉइस बिटवीन वांट्स आवश्यकताओं का चुनाव, सोशल इंजस्टिस सामाजिक अन्याय, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज सीमित संसाधन। तो क्या जो है वो एक आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूछा है, नॉट लगा है क्योंकि। तो क्या नहीं है? तो सामाजिक अन्याय जो है आपकी, ये सोशल प्रॉब्लम है, ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बाकी की तीनों जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। इसके अलावा और कौन-कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली हो जाती है असीमित आवश्यकताएँ हैं, सीमित या दुर्लभ संसाधन है, आवश्यकताओं का चुनाव करना है, ये सारी क्या हो जाती हैं हमारी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण से क्या आशय होता है? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की संख्या घटा देना, कंपटीशन को कम कर देना, रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यानी कि नियंत्रण तंत्र में ढील करना, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर का स्वतंत्र निर्धारण। तो यहाँ पर क्या होता है उदारीकरण का मतलब, तो आपको पता ही था कि 1991 में जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आई थी, तो उसमें मेन जो था एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। एलपीजी क्या हो जाता है, ये आपका लिबरलाइजेशन हो जाता है, उदारीकरण हो जाएगा। जो पी से होता है ये आपका निजीकरण हो जाता है, और जो जी से होता है वो आपका वैश्वीकरण हो जाता है। इसकी नीति अपनाई गई थी, ये तीनों चीज़ें लागू की गई थी। तो उसमें अगर हम बात करें उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की, तो वहाँ पे ये था कि जितने भी बिज़नेस चल रहे थे, सिर्फ़ कुछ ऐसे उद्योग थे, जो 8 उद्योग थे बेसिकली जो रखे गए थे, इसके लिए कि वहाँ पर लाइसेंस लेना कंपल्सरी होता है, और बाकी उद्योग कोई भी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था। 5 उस 8 उद्योगों में से भी बाद में जो है 3 उद्योग और हटा दिए गए, अब सिर्फ़ 5 ही उद्योग रह गए हैं, जहाँ पर लाइसेंस लेना आपके लिए कंपल्सरी है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पर किस चीज़ में कमी की गई थी, तो वो हो जाता है नियंत्रण तंत्र में। जो मैकेनिज़्म था उसमें रिलैक्सिंग कंट्रोल ऑन मैकेनिज़्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ना तो आपका कॉम्पिटिशन कम हुआ था, ना ही इंडस्ट्रीज़ की संख्या। कॉम्पिटिशन तो इनफैक्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब जो है आप लाइसेंस हटा देंगे तो वहाँ पर बहुत से लोग जो है बिज़नेस में आ पाएँगे, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा भी रहता है कंज्यूमर्स की पर्सपेक्टिव से भी, और इकोनॉमी के उससे भी। एक अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन है तो वो अच्छा ही रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। मूल्य तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भावी प्रत्याशा, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रस्तावना प्रभाव, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि मूल्य तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ अगर बनता है तो अगर ये मांग वक्र हो जाएगा आपका, ये प्राइस वक्र हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे-जैसे मांग क्या होगी, सॉरी, जैसे-जैसे मूल्य जो होता है वो आपका बढ़ता जाता है, मांग क्या होती है, घटती चली जाती है। तो क्या होता है, एक अपोज़िट रिलेशनशिप पाया जाता है, तो उसका क्या कारण नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो चारों ही ऑप्शन किसी न किसी तरह से करेक्ट ही हैं आपके, कि ये जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो आयोग ने 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आंसर माना था, तो उन्होंने इनकम इफ़ेक्ट को माना है। आय प्रभाव जो होता है वो के बीच में रिलेशन का कारण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन पर आय का प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ लास्ता वाली वस्तुएँ हैं तो वहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आय का। लेकिन आयोग ने जो माना है आंसर, इसको ऑप्शन बी ही माना है। बाकी तीनों क्या है, इसके इफ़ेक्ट के कारण है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बाकी के और जो होंगे, भावी प्रत्याशा हो गई, जो उसकी अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रस्तावना प्रभाव का भी, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आर कॉल्ड।
जो दीर्घकालीन लागत वक्र होते हैं वो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग कर्व्स कहा जाता है, फिक्स्ड कर्व होते हैं, वेरिएबल कर्व्स होते हैं, प्लानिंग कर्व्स होते हैं। यहाँ पर जो दीर्घकालीन लागत वक्र होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा क्या होता है कि फिक्स तो रहती है, उसमें भी फिक्स में भी चेंजेस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म की जब बात की जाती है, तो उसको हम प्लानिंग कर्व्स कहते हैं, योजना वक्र कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी 2 तरह के रहते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को निम्नलिखित नामों से भी हम जान सकते हैं। इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं और प्लानिंग कर्व। तो 2 नामों से और भी इसको जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये भी लिखा हो सकता है कि इस वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को ढक लेती है। तो अगर आपने को याद होगा तो कुछ इस तरह से बना होता है, छोटे-छोटे से क्या होते हैं, जो आपके छोटे-छोटे से इस तरह से काटते हुए शॉर्ट टर्म वाले होते हैं और जो लॉन्ग टर्म वाला होता है इसको नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ये आपका लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो इस तरह से कुछ बनता है इसलिए इसको एनवेलप कर्व कहा जाता है क्योंकि ये सबको अपने आप में समेटे हुए होता है। तो इन इकोनॉमिक्स जितनी भी है उसको अच्छे से जो उसके फिगर्स हैं उनको ध्यान में रख कर के पढ़िएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप फिगर से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके आंसर को। तो फिगर्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोसेन फर्स्ट लॉ? जो गोसेन का प्रथम नियम है उसे और किस नियम के नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी समसीमांत उपयोगिता का नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोसेन का जो प्रथम लॉ है क्या कहलाता है? उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। ये एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, गोसेन का द्वितीय नियम भी था। तो जो सेकंड वाला इसका इनका लॉ है, वो कौन-सा लॉ है जो इनको गोसेन के द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सेकंड लॉ इनका कौन-सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ मोनोपोली? एकाधिकार की दशा में कौन-सा समीकरण सही होगा? यहाँ पर कह रहा है कि जब यहाँ पर मोनोपोली होगी तो वहाँ पर कौन-सा समीकरण जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें से? AR इज इक्वल टू MR, AR is greater than MR, AR is less than MR, AR is equal to MR is equal to 0। यहाँ पर कौन सा सही होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम बात मोनोपोली की करें तो एक अधिकार एक ऐसी दशा होती है जहाँ पर किसी भी वस्तु का या किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करने वाला जो होता है वो एक अकेला ही व्यक्ति होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है और पूरी तरह से उसका एकाधिकार होता है मार्केट पर। वो अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, कीमत को निर्धारित कर सकता है, कीमत पर उसका क्या होता है, कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर एकीकरण कौन सा समीकरण सही होगा? वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, AR इज ग्रेटर देन MR। कुछ फिगर जो बनता है इसका वो इस तरह का बनता है, इस तरह का कुछ फिगर जो होता है वो आपका बनता है कि ये आपका मार्जिनल हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, एक्चुअल रेवेन्यू हो जाता है। तो इस तरह का फिगर कुछ आपका बनता है। तो AR क्या होती है? वो बड़ी होती है MR से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिमांड फॉर कंफर्ट इज आराम की वस्तुओं की मांग होती है। हाईली इलास्टिक, अत्यधिक लोचदार, इलास्टिक, लोचदार, इनइलास्टिक, अलोचदार, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिमांड फॉर कंफर्ट जो आपकी आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग किस तरह की होती है? तो उनकी मांग आपकी क्या हो जाती है? वो इलास्टिक होती है, लोचदार होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं तो उनकी लोचदार या फिर इलास्टिक इसलिए मानी जाती है कि जैसे-जैसे क्या होता है कि उनके मूल्य में थोड़ी-सी भी प्राइस में उनकी थोड़ी-सी भी कमी हो जाती है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, वो बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन, जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है पूछ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड एज अप्लाइड टू पॉपुलेशन, मांग के नियम पर जैसा जनसंख्या पर लागू होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, ह्रासमान प्रतिफल के नियम पर जैसा कृषि पर लागू होता है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, सीमांत उपयोगिता के नियम पर जैसा कृषि पर लागू होगा। या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न एज अप्लाइड टू पॉपुलेशन, सीमांत प्रतिफल नियम पर जैसा जनसंख्या पर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत है वो किस पर आधारित। तो यहाँ पर जो हम बात आ रही है, जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, तो उसमें बी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज अप्लाइड टू कल्चर एग्रीकल्चर, ह्रासमान प्रतिफल के नियम पर लागू जो होता है वही आपका लागू होता है यहाँ पर भी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो उन्होंने बताया था
कि जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत रासमान पत्थर के नियम पर आधारित है, जैसा कि कृषि पर लागू होता है। माल्थस साहब ने अपने अनुमान और निरीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला उसे ही जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे एग्जाम में से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज, पूर्ण प्रतियोगिता के में मांग का वक्र किस तरह का होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है। वर्टिकल लंबवत होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो किस तरह का होता है? पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने भी क्रेता या विक्रेता होते हैं, जितने भी क्रेता होते हैं उन सबको वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, उनको पता होता है अपने राइट्स सारे, उनको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो आपकी काल्पनिक मानी जाती है। ये नहीं माना जाता है कि एक्चुअल में वो होगी, उसको काल्पनिक माना जाता है। तो यहाँ पर उसमें मांग वक्र जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, कुछ इस तरह का होता है। सीधी एक खड़ी रेखा होती है। ये सीधी यहाँ पर यहाँ पे एक पड़ी हुई रेखा सी होती है, AR इज़ इक्वल टू MR हो जाती है यहाँ पर। अभी आपने देखा था कि मोनोपोली में किस तरह की थी, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई थी, यहाँ पर क्या होता है एक सीधी रेखा के रूप में होती है। तो AR इज़ इक्वल टू MR और इज़ इक्वल टू P, प्राइस भी यहीं पर डिटरमाइन होता है। तो ये इस तरह का कुछ फिगर बनता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीजनिंग फ्रॉम द जर्नल टू द पार्टिकुलर इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड। अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना कहा जाता है। निम्नात्मक पद्धति, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कह रहा है सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना, तो जब हम सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं तो उसको आप डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। निम्नात्मक बहुत ही सिंपल सा याद रखिए कि जब कोई सी चीज़ का पहले नियम बताया जाएगा, पहले रूल आपको बताया जाएगा, उसके बाद उस चीज़ के बारे में और एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वहाँ पर एक डिडक्टिव मेथड होता है। और जब आपको पहले एग्जाम्पल देकर के चीज़ों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके बाद आपको नियम बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। तो यहाँ पर कह रहा था सामान्य से विशेष। सामान्य में पहले आपको नियम बता देंगे, उसके बाद उसको किस तरह से अप्लाई करना है उसकी तरफ चलते हैं, तो वो आपका डिडक्टिव मेथड हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if price of commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be। यदि किसी वस्तु की कीमत जो है वो 20% क्या हो जाएगी, वो कम होगी, और उस वस्तु की मांग में 40% की वृद्धि होती है, तो मांग की लोच किस तरह की होती है? पूर्णता लोचदार है, पूर्णता बेलोचदार है, इकाई लोचदार है, अत्यधिक लोचदार है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या हुआ है, वस्तु की प्राइस जो था वो 20% कम हुआ, लेकिन मांग जो थी 40% से बढ़ गई है। तो किस तरह की वस्तु होती है, उसको किस तरह की बोलते हैं? तो इसका आंसर सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसका जो भी आपको के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन-सा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।